So when you go for an accounting for any business, first of all you have to learn the basics concepts of accounting. ये सारी चीजें जब आपको समझ में आएगी तो आप अकाउंटिंग में कभी गलती नहीं कर पाओगे। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम। कुछ नाम है जो मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ और वो नाम के आगे मैं उनका स्टेटस लिखते चलूँगा, और फिर जब ये पूरी लिस्ट कंप्लीट होगी तब हम इसकी रिलीवेंस समझेंगे, अकाउंटिंग में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए बताते चलिए आप लोग मुझे एक एक करके। पहला नाम क्या लिखा है मैंने? गजेंद्र सिंह राठौड़, राइट। अब देखिए ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है, ये आप इस तरीके का नाम जो होता है वो किसका होता है? एक इंडिविजुअल का होता है। किसका होता है? इंडिविजुअल का। भारत में गजेंद्र सिंह राठौड़ अगर किसी का नाम है तो वो नाम किसका होगा? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? एकल व्यक्ति का नाम होता है, राइट। आज अरुण कुमार शर्मा, तो ये एक इंडिविजुअल है ना। तफज्जुल एक इंडिविजुअल है। उमेश कुमार इंडिविजुअल है। नीरज कुमार इंडिविजुअल है। तो ये एक इंडिविजुअल का नाम है, राइट। दूसरा नाम क्या लिखा है मैंने? हैं? शक्तावत परिवार। अब परिवार वर्ड मैंने लिखा है यानी फैमिली, शक्तावत फैमिली, मतलब आप समझिए ये एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम। इस फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, भाई बहन, आप स्वयं, पूरा एक परिवार। परिवार वर्ड जहां लग गया मतलब सभी लोग को संबोधित कर रहा है जो उस परिवार में होते हैं। तो इसे हम कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर इसकी रिलीवेंस क्या है अभी मैं बताऊंगा, बस आपको अभी ध्यान देना है कि आप परिवार वर्ड लगा मतलब एक फैमिली, राइट। तीसरा नाम अनिल, मैंने यहां लिखा हुआ है सुनील, सोहन और मोहन। आप समझिए ये चार नाम लिखे हुए हैं, चारों का आपने जॉइंट नाम लिखा हुआ, मतलब चार नाम कॉमा कॉमा करके मैंने लिखे हुए। मुझे बताओ ये चारों लोग इंडिविजुअल है ना? इंडिविजुअल के नाम ही है। लेकिन जब चार इंडिविजुअल आपस में मिल जाते हैं किसी व्यापार को करने के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि व्यापार मिलके लोग करते हैं, तो जब चार लोग मिलके कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लोगों का समूह, राइट। समूह, इसको कहते हैं समूह, एकल व्यक्तियों का समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम क्या लिखा था मैंने? अनिल, ICICI बैंक, कॉमा कॉमर्स हब, कॉमा सुनील। चार लोग यहां पर भी लिखे हैं आपने, लेकिन इन चारों को अगर आप इन नामों को पढ़ोगे तो इसमें अनिल और सुनील तो एक इंडिविजुअल के नाम है। ICICI बैंक एक तरह से एक बैंक है, और कॉमर्स हब एक इंस्टीट्यूट है, मतलब नॉन इंडिविजुअल पर्सन है, ये इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन जब आप ये चारों जने ग्रुप बना रहे हैं जहां पर इंडिविजुअल भी है उस ग्रुप में और अदर देन इंडिविजुअल भी है, तो ऐसे समूह को हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। क्या कहते हैं? ये भी समूह ही है लेकिन इसमें सारे इंडिविजुअल नहीं है, कुछ अदर देन इंडिविजुअल भी है, तो AOP कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी आप इसको भी एक तरह से देखें तो इसको भी आप समूह ही बोलेंगे, राइट। लेकिन एकल व्यक्तियों का समूह नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें शामिल है इस समूह में। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम क्या था? मोहन, सोहन, पार्टनरशिप, साझेदारी को हम क्या कहते हैं?
पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप वर्ड आ गया, मतलब दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी, हिंदी में क्या कहते हैं, साझेदारी संस्था, पार्टनरशिप फर्म। एक नाम और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो या दो से अधिक लोग मिलके जब साझेदारी करते हैं किसी बिजनेस में, भागीदारी करते हैं जब किसी बिजनेस में, कलेक्टिवली एफर्ट्स करते हैं किसी बिजनेस में, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर आपने अभी यहां लिखा पार्टनरशिप, ऊपर भी तो चार चार लोग जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो रखा है, म्यूचुअली दे आर कनेक्टेड और म्यूचुअली कनेक्ट होकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। याद रखिएगा, पार्टनरशिप में क्या होगा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, है ना, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। जब एग्रीमेंट नहीं है, आप ऐसे ही म्यूचुअली आपस में जॉइंट वेंचर कर रहे हो, आपस में मिलके काम कर रहे हो, तो फिर वो बीओआई या एओपी का शेप चला जाएगा। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, श्लोका एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। भारत में 2008 से एक एक्ट बनाया गया, द एलएलपी एक्ट, और 2008 से भारत में पार्टनरशिप संस्थाओं को रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस शुरू हुआ, और उसी के अंतर्गत इसी को हम कहते हैं एलएलपी। याद रखिएगा, तो एलएलपी और कुछ भी नहीं है, एलएलपी भी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म ही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। बस आप ध्यान देना, एलएलपी में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को ही हम एलएलपी कहते हैं, याद रखिएगा, नथिंग एल्स। यानी ये भी एक तरह से साझेदारी है, जो रजिस्टर्ड साझेदारी है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपने पीवीटी एलटीडी लिखा, इसका मतलब एक डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी है। डोमेस्टिक मतलब क्या, भारत में रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। कंपनियां भी अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड होती है, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो आपकी घरेलू कंपनी, याद रखिएगा, हिंदी में इसको आप कह सकते हैं घरेलू प्राइवेट कंपनी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सिक्योर मीटर लिमिटेड। अब देखिए दोनों में फर्क बताता हूं, ऊपर वाली में और नीचे वाली में। नीचे वाली में पीवीटी लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है, ऊपर वाले नाम में मैंने पीवीटी लिमिटेड लिखा था। तो ये देखिए, ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है। तो ये एक डोमेस्टिक पब्लिक कंपनी है, याद रखिएगा। पब्लिक कंपनियां जो होती है, प्राइवेट नहीं होकर पब्लिक की भागीदारी होती है जिसमें, उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, और ये भी भारत में रजिस्टर्ड होती है। इस तरीके की कंपनियां भी, इसे हम पब्लिक कंपनीज कहते हैं, ठीक है। अगला एचएसबीसी बैंक। अब देखिए एचएसबीसी बैंक कहां से आया, बाहर से आया, जापान से आया, है ना। तो ये एक फॉरेन कंपनी है, याद रखिएगा। क्या है, फॉरेन कंपनी। विदेश में किसी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और वो बाद में इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी कंपनियों को हम विदेशी कंपनियां कहते हैं। है कंपनी है लेकिन विदेशी कंपनी है, इसका पूरा जो बिजनेस का कंट्रोलिंग है वो इंडिया के बाहर से हो रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, नारायण सेवा संस्थान। देखिए एक नाम है, ये उदयपुर में बड़ा फेमस है, अगर आप लोगों ने सुना हो, नारायण सेवा संस्थान, ठीक है। समाज सेवा, विकलांगों का इलाज करना, ये काम ये संस्था करती है। तो जो संस्थाएं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रस्ट है, किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होती है। ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट बना रखी है। तो ये जो इस तरीके की जो वेलफेयर और चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस होती है, उनको हम ट्रस्ट कहते हैं, वो ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में उनको इनकम टैक्स और जीएसटी में बेनिफिट भी मिलता है, तब मिलता है जब इनकम टैक्स में 12AA रजिस्टर्ड होती है ऐसी संस्थाएं। तो अगर आपने कोई ट्रस्ट सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, या
समाज की किसी न किसी तबके को उत्थान के लिए आप कोई ट्रस्ट बनाते हो और उस ट्रस्ट से आप वो एक्टिविटी करते हो, तो आगे जाके आपको 12AA रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है और बाद में आप डोनेशन लेने के लिए अधिकृत हो जाते हो। तो आप फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेके अपने उस काम को पूरा करते हैं। ऑलराइट, तो ये इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं उनको हम ट्रस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हृदय कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए मार्केट में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। ये एक तरह से आप इनको मिनी बैंक्स भी कह सकते हैं, पैसा लेने देने का काम ये लोग करते हैं। तो ये आपकी सोसाइटीज कहलाती है। ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटियां सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और ये आपकी सोसाइटी कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, ठीक है, तो ये सारी आपकी एक तरह से AJP का एग्जाम्पल होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। किसका एग्जाम्पल होती है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्योंकि आप सबको पता है कि जब एक यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल होता है वो यूनिवर्सिटी का अपने पास होता है। यूनिवर्सिटी ने किसी बच्चे को पास कर दिया तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी ने किसी को फेल कर दिया तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरे को फेल कैसे कर दिया। तो वो अपने आप में एक न्यायिक व्यक्ति है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है। तो MLA मतलब यूनिवर्सिटीज हो गया आपकी, ये इस तरीके की जो संस्थाएं होती है उनको हम AJP कहते हैं। क्या कहते हैं? AJP कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर नगर निगम। अब आप समझिएगा, उदयपुर नगर निगम, ठीक है, तो नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, तहसील आपका तहसील हो गया, ठीक है, ये आपका सारी की सारी लोकल अथॉरिटी कहलाती। LA कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? LA, लोकल अथॉरिटीज। स्थानीय सत्ता हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय सत्ता। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेदला ग्राम पंचायत। बेदला किसी गांव का नाम है। तो ग्राम पंचायत आप सभी जानते हो, हमारे इंडिया में छोटे छोटे गांव होते हैं और वहां पर एक सरपंच इलेक्ट होता है और वो उसका जिम्मा होता है अपने उस एरिया को, अपने उस गांव को डेवलप करें। तो ऐसे केस में जो ये ग्राम पंचायत होती है ये भी एक तरह की लोकल अथॉरिटी है, छोटी लोकल अथॉरिटी। अब नगर निगम एक बड़ी अथॉरिटी हो गई, ग्राम पंचायत एक छोटी, तो ये भी लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल LA ही कहलाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सेल टैक्स डिपार्टमेंट या राजस्थान GST डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब देखिए आप समझिए, जो सरकारी संस्थाएं होती है, सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिसेज, ठीक है, सरकारी संस्थाएं जिनका निर्माण गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार हुआ हो, उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी। सरकारी उपक्रम, सरकारी संस्थाएं, ठीक है, सरकारी एजेंसीज, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, GST डिपार्टमेंट हो, ED हो, है ना, IRDA हो, सेबी हो, सारे कहीं ना कहीं ROC हो, सारे कहीं ना कहीं सरकारी बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी भी आप इनको कह सकते हैं एक तरह से। तो आप समझिए, मैंने यहाँ पर 15 अलग अलग नाम लिखा है, आपको 15 ही नाम को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। तो अब मेरा जो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे नाम मैंने आपको जो लिखाए हैं अलग अलग, ये सारे पर्सन कहलाते हैं। हमारे भारत के कानून में, कानून की दृष्टिकोण में इनको क्या कहते हैं? पर्सन, याद रखिएगा। पर्सन यानी व्यक्ति। भारत का कानून इनको क्या मानता है? व्यक्ति मानता है। क्या मानता है? हमारा लॉ, हमारा कानून इन सारे लोगों को क्या मानेगा? पर्सन मानेगा। अब आप समझिए,
जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो व्यक्तियों का रोल आपके बिजनेस में बनता है कि कोई व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है, किसी से आपका माल खरीदा जा रहा है, किसी को आप माल बेच रहे हो। तो बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो लेन देन व्यक्तियों के साथ चलते रहते हैं। चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं? आज बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपका लेन देन किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ हो रहा है। आज किसी कंपनी से आपने कोई गुड्स खरीदा तो आपका जो लेन देन है वो किसके साथ हो रहा है? कंपनी के साथ हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इन सब का आपके व्यापार की अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं रोल या पिक्चर बन सकती है। और पर्सन का जो पिक्चर बनता है, बेसिकली याद रखिएगा, पर्सन का जो पिक्चर बनता है वो दो पिक्चर बन सकती है। व्यक्ति, याद रखिएगा, व्यक्ति की जो पिक्चर है। अब देखिए, आपको यह भी बता दूं कि ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं टाइप्स ऑफ पर्सन, इन नामों को मैं 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। व्यक्तियों के टाइप्स को मैं 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। पहली कैटेगरी होती है नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक व्यक्ति। अब नेचुरल पर्सन आप जानते हैं कि मैंने कई सारे नाम लिखे हैं, ठीक है? जैसे अरुण एक नेचुरल पर्सन है, अनिल एक नेचुरल पर्सन है, सुनील एक नेचुरल पर्सन है, अमित एक नेचुरल पर्सन है। तो ये नेचुरल पर्सन है। तो किसी के भी बिजनेस में नेचुरल पर्सन का रोल बन सकता है। दूसरी तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। अभी मैं ऊपर जितने भी नाम बता रहा था उनमें कई सारे आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून की दृष्टि में क्या है? पर्सन है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक। अब कोई ये थोड़ी कह सकता है कि यार मेरी कल सुबह आईसीआईसीआई बैंक के साथ मीटिंग है, उसके साथ चाय पीनी मुझे। तो आईसीआईसीआई बैंक एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है? कानून उसको क्या मानती है? पर्सन मानती है। कोई उसका आपके और मेरे जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी है उसकी। ऑलराइट, उसको कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी ने अपने बेनिफिट के लिए उसको बनाया हुआ है। तो चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरी तरीके का जो पर्सन होता है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब आपकी बुक्स में अगर कोई व्यक्ति का रोल बन रहा है लेकिन आप अपनी बुक्स में उसका नाम नहीं लिखते, उसके नाम की जगह उसको डिफाइन किसी और अकाउंट से करते हो, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे मैं बताता हूं, ऑनर का बिजनेस में जो रोल बनता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑनर जो भी बिजनेस में पैसा देगा उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। ऑनर जो भी बिजनेस से पैसा निकालेगा उसको क्या संबोधन हम बिजनेस में उसको क्या नाम से लिखते हैं? ड्राइंग नाम से लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट हुआ या ड्राइंग अकाउंट हुआ, ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली कई बार ये होता है कि भाई कोई मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक ऐसा अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करेगा किसी न किसी व्यक्ति को, आपको पैसा किसको चुकाना है। तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा जिसको आपको वो पैसा चुकाना है। प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको आपने कोई खर्चा पहले ही एडवांस में पे कर दिया है, तो वो आपको तब तक रिप्रेजेंट करेगा जब तक सामने वाला या तो अपनी वो एक्सपेंस आपका हो नहीं जाता या वापस वो आपको पैसा चुका नहीं देता। तो ये सारे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। अक्रूड इनकम हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाते हैं। बिजनेस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा सोचिए, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है खाली और आगे लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। आप क्या समझते हो? आपके मन में क्या आता है? ऑनर कैपिटल का मतलब है आपके मन में आता अच्छा इस आदमी ने इतना पैसा लगा रखा है। हमारा पिक्चर किसका बनता है मन में? ऑनर का पिक्चर बनता है। किसका पिक्चर बनता है? ऑनर का। अच्छा ड्राइंग लिखा हुआ है उसी के नीचे और 1 लाख रुपए ड्राइंग में डाला हुआ है, तो आपके मन में क्या पिक्चर आती है कि इस बंदे ने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए निकाले, बंदे ने। तो ये खाते किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अच्छा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ 30,000 रुपए, क्या समझते हो? किसको देना है?
मकान मालिक को। तो वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मकान मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जब भी वो आप बैलेंस शीट देखोगे और उसमें वो अमाउंट देखोगे, आपको लगेगा यार मकान मालिक को अभी 30,000 देने बाकी है। सो इट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है 20,000 रुपए, क्या समझते हो उससे? आपने किसी इंप्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी 20,000 रुपए, तो किसकी पिक्चर बनेगी आपके मन में? उस इंप्लॉय की पिक्चर बनेगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है, ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? व्यक्तियों को ध्यान में रखना है, और वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखना है। और बिजनेस में व्यक्तियों के सिर्फ 2 ही रोल होते हैं, याद रखिएगा। कितने रोल होते हैं? रोल ऑफ पर्सन। अब मैं यहां लिख रहा हूं रोल ऑफ पर्संस। बिजनेस में व्यक्तियों के रोल 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो बिजनेस को कुछ देंगे या बिजनेस से कुछ प्राप्त करेंगे। अब एक तो हो सकता है कि वो प्राप्त करता हो, प्राप्त करता यानी इंग्लिश में कहते हैं रिसीवर, कि बिजनेस से कुछ रिसीव करने वाले हो, या वो बिजनेस को कुछ देने वाले हो, देने वाले, उसको हम क्या कहेंगे? गिवर कहेंगे। याद रखिएगा, बिजनेस में व्यक्ति 2 ही रोल में हो सकते हैं, देना और लेना। अब सोचिए, ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया, हम क्या कहते हैं उसको? कि उसने पैसा लगाया, पूंजी लगाई। तो अपन देने वाले को हमेशा ध्यान देना, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट। इसलिए आप कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, क्योंकि उस वक्त वो ओनर बिजनेस को दे रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस को कुछ दे, तो आप उसके अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल। और जब भी बिजनेस से कुछ प्राप्त करें, ओनर जब अपना पैसा वापस निकाल लेता है, तो हम ड्रॉइंग अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं? इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि रिसीवर को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। बड़ा सिंपल है भैया, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। अब आप सोचिए, आपने किसी से कुछ माल खरीदा उधार में, राइट? तो आप क्या एंट्री करते हो बुक्स में? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसका नाम लिखते हो। तो उसका नाम क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब आप उसको वापस पैसा चुकाते हो, तो आप क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश करते हो। उसको डेबिट क्यों करते हो? क्योंकि वो आपसे कुछ ले रहा है, पा रहा है, प्राप्त कर रहा है। सो पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। वेरी सिंपल। नहीं, चलिए मैं आपको दोनों रोल को यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन में यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 4 हिस्से कर देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 हिस्से मैंने कर दिए। ऊपर ही ऊपर मैंने पहला ट्रांजैक्शन लिखना है। आप समझिएगा, आपने गुड्स परचेज किया है, ठीक है? परचेज ₹50,000, ठीक है? गुड्स परचेज किया है 50,000 का फ्रॉम मान लो एबीसी इंटरप्राइजेज। अब आप समझिएगा, मैंने अभी आपके सामने इतनी सारी चीजें बोली कि भैया आपने किसी भी प्रकार के व्यक्ति से कुछ खरीदा हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ आपका बिजनेस में क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। वो व्यक्ति होगा और उस पर व्यक्तिगत रूल एप्लीकेबल होगा, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। व्यक्तियों के जो नियम है वो एप्लीकेबल होंगे। तो अभी आप देखिए, आपने माल खरीदा एबीसी इंटरप्राइजेस से। मुझे बताओ, एबीसी इंटरप्राइजेस कौन है? देने वाला। क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है बिजनेस को। तो आप एबीसी इंटरप्राइजेस को इस एंट्री में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि वो गिवर की भूमिका में है। एम आई राइट? इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो हम उस पार्टी को क्रेडिट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। और जब आप उसको पैसा चुकाते हो वापस से, पेमेंट मेड टू एबीसी इंटरप्राइजेस, तो जब आप उसको पैसा चुकाओगे तो भैया इंटरप्राइजेस, ठीक है? तो भैया हम अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? एबीसी इंटरप्राइजेस को अगर मैं चुका रहा हूं तो वो देने वाला है कि पाने वाला है? रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। तो आप इस एंट्री में उसको वापस से क्या करोगे?
डेबिट करोगे तो सी दिस इज द रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। और 2 में क्या करोगे वो अभी आपका मैटर नहीं है, हम अभी सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे चर्चा कर रहे हैं कि व्हेन अ पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड एंड व्हेन अ पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन माय बुक। कोई व्यक्ति होगा वो कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा मेरी बुक्स में, ये रूल से चलता है मामला सब कुछ। अगर आपको रूल याद है तो आप लाइफ में कभी गलत नहीं कर पाओगे इधर। अगर रूल नहीं याद है तो पंचर हो जाएगी आपकी गाड़ी एक न एक दिन जाके, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। जब थोड़े से ट्रांजैक्शन का लेवल अप होता है तो वो सब लोग जो रट्टा मार करके अकाउंटिंग करते हैं उनकी वहां पर खत्म हो जाती पारी इनिंग्स। इसलिए कभी भी रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। जब आप समझोगे तो चीजें आपको नेवर फॉरगॉटन की तरह याद हो जाएगी कि कभी ये भूल नहीं पाओगे। अब देखिए यहां पर और एक एग्जांपल लेते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड, ठीक है, फॉर ₹60,000। अब मुझे बताओ XYZ लिमिटेड यहां पर कौन है, पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है, बताओ। तो अब आप देखिए, आप उसको माल बेचोगे तो वो प्राप्त करता है या देने वाला है, रिसीवर है। रिसीवर को हम क्या करते हैं, इसलिए तो हम XYZ लिमिटेड को इस एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू सेल्स करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हम उधार में कोई माल बेचते हैं तो हम पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं। पार्टी को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टी रिसीवर होती है। और जब वही पार्टी से आपको पैसा रिसीव होता है, रिसीव्ड, अमाउंट फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तब आप उस पार्टी को क्रेडिट करते हो। बताओ क्यों करते हो क्रेडिट, क्योंकि अगर आप उससे पैसा रिसीव कर रहे हो तो वो पार्टी कौन हो गई, गिवर हो गई। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वेरी सिंपल, रिसीवर को डेबिट करिए, गिवर को क्रेडिट करिए, आप लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है तो, किसकी, पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में आइडिया लग गया होगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। कल हम एक अकाउंट के बारे में और चर्चा करेंगे।